कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट 2022-23 के लिए, यानी दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए सीडीपी की प्रैक्टिस हम करेंगे, इंक्लूडिंग पैडागोजी सहित करेंगे। कंटेंट एंड पैडागोजी जो 30 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप 30 में से 30 नंबर इसको आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले साल के तर्ज पर यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछले साल जिस पैटर्न में क्वेश्चन आए थे उस पैटर्न को यहाँ पर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास यहाँ पर करते हैं। आज हमारी क्लास 5 है, इससे पहले हमने 4 क्लास कर चुके हैं। हमने लेक्चर क्लास भी करके रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको चैनल की प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं सीटेट 2022-23 के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए हमेशा आपको एग्जाम्स में पूछना ही पूछना। ऐसे क्वेश्चन चाहे वो सीटेट के एग्ज़ाम देते हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर रहेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। ये चैप्टर हालांकि छोटा चैप्टर है, लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और इस पर हमने एक वीडियो भी आपके लिए बना दिया है। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कौन सी बात शामिल नहीं है? यहाँ पर पूछा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी बात शामिल नहीं है। छात्र शिक्षक का अनुपात, प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद किसी बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव से किसी बच्चे को नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा, निर्मल समुदाय के बच्चे के लिए पहली कक्षा में 25% आरक्षण होने चाहिए। अगर आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़े होंगे किसी भी टीचिंग सेक्टर से या फिर ऑनलाइन पढ़े होंगे या फिर ऑफलाइन, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा इन सब में से कौन ऐसी एक चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं कही गई है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, आपको इजी वे में याद हो जाएगी। सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए क्या आपसे यहाँ पर हो पा रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम आपसे यहाँ पर करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, छात्र शिक्षक का अनुपात वहाँ पर कहा गया है प्राइमरी लेवल पे 30 छात्र में से एक शिक्षक होने चाहिए, ये तो कहा गया है। प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद किसी बालक को प्रवेश नहीं दिया जा सकता, यानी कि ये कहा बिल्कुल भी नहीं गया है। हो सकता है कोई बच्चे अपने स्कूल से नाम कटा के निकल गए होंगे किसी कारणवश, फिर से दोबारा अगर वो एडमिशन करवाने आते हैं, प्रवेश लेने आते हैं, तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप उसे किसी भी सूरत पर मना नहीं करेंगे। अगर आप उसे मना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर यह साबित होता है कि आप उस बच्चे को पढ़ने से वंचित कर रहे हैं, मतलब उसे पढ़ने के लिए आप रोक रहे हैं। जो भी उनके भावी जीवन में दिक्कतें होंगी, अगर वो अनएजुकेटेड रह जाएंगे तो वो सारा जिम्मेदारी वो आपकी हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए आप उसे मना नहीं कर सकते, दोबारा एडमिशन वो करना चाहेंगे, ये नहीं कहा गया है। अगर यहाँ पर ये भी देख लेंगे, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी कारण कोई बच्चा आप कक्षा में आप स्कूल में हेडमास्टर हैं, कोई विद्यार्थी आपके पास आता है, आपको कहता है कि सर मुझे एडमिशन लेना, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस आधार पर आप उसे ये नहीं कह सकते पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाओ तब हम एडमिशन करेंगे, अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके नहीं बनेंगे तो हम आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। हो सकता है किसी बच्चे के किसी कारण के बस जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं तो आप उसे क्या एडमिशन नहीं देंगे? क्या वो जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ज़िंदगी भर वो पढ़ नहीं पाएंगे? ये गलती आप नहीं करेंगे, उसे एडमिशन आप यहाँ पर देंगे। देखिए, गरीब ईवीएस जो क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षण होती है, ये सही कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? बाल्य अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिसका ध्यान आप नहीं रखना चाहते? भाषा विकास, रोचक पाठ्य वस्तु सामग्री, व्यक्तित्व भावना के विकास पर बल, नैतिक व संवेगात्मक गुणों का विकास। देखिए, क्या ऐसे एक पॉइंट है जिसका आप ध्यान रखने की ज़रूरत आपको नहीं है? बाल्यावस्था की बात की गई है
जरूरी किन बातों को नहीं रखने की, यहाँ पर व्यक्तिगत भावना का विकास पर बल, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे छोटे होते हैं, 1 to 5 की बात हो गई है, उसमें पर्सनल जो भावना होती है उसकी ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कही गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पर सारा जो क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं वे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में आ रहे हैं। नेगेटिव वाले क्वेश्चन की जो हम बात यहाँ पर करते हैं, आपको नेगेटिव वाले क्वेश्चन जब आपसे पूछेंगे तो उनमें से आपको 3 ऑप्शन सही होते हैं और 1 ऑप्शन आपको गलत होते हैं। गलत वाले को ही आपको चुन के वहाँ पर भरना है, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन ऐसा ही होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समाज शास्त्रीय सिद्धांत, वंशानुगत व वातावरण का अंतःक्रिया सिद्धांत। क्या इनमें से है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें सामान्य से प्रतिमान का सिद्धांत, यह पढ़ा है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी हमने पढ़ाया है। वंशानुगत वो वातावरण का अंतःक्रिया, ये भी सिद्धांत हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन ए बी डी तीनों सही होगा, तो ये नहीं पढ़ाया, ये होगा ही नहीं। तो इसी को हम, जो गलत होगा उसी को हम सही करके आएंगे नेगेटिव वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत परिणाम क्या है? पालन पोषण और शिक्षा का, समाज, स्कूल, समूह, मित्रगण का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत परिणाम यहाँ पर पूछा है। जो पर्सनल रिजल्ट होते हैं, वो पर्सनालिटी जो रिजल्ट होते हैं उससे क्या संबंधित है, ये सवाल पूछा गया। देखिए, पालन पोषण व्यक्तिगत परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। समाज व नियंत्रण, ये भी तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखें, अंतःक्रिया, व्यक्ति का जो परिणाम है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतःक्रिया। बालक की सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से होती है। किसी भी परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है, हमने आपको पढ़ाया है। ऐसे में माता पिता को निम्न कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखीपूर्ण। ये सीटेट 2021, 2017, 14, ये 3 साल में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को। सॉरी। चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? अग्रोन्मुखी। जो माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन लंबा होते हैं कभी कभी। 5 वर्ष की एक छात्र रीता तथा दूसरी छात्र गीता है। दोनों को एक ही समस्या समाधान करने हेतु दिया जाता है और दोनों नहीं कर पाते। फिर रीता और गीता की सहायता करते हैं, परंतु गीता फिर भी नहीं कर पाती, लेकिन रीता कर लेती है। दो स्टूडेंट हैं आपकी कक्षा की, दोनों एक ही समस्या का समाधान नहीं करते। अगर वो आपस में मिलते हैं तो एक लड़की कर पाती है और दूसरी लड़की फिर उसमें भी असमर्थ हो जाते हैं। ये सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा गया। गीता निश्चित रूप से मंद बुद्धि है, दोनों संज्ञानात्मक स्तर में अंतर है। रीता अत्यधिक प्रभावशाली है, दोनों सामंजस्य का अंतर है। राइट आंसर पूछा है। देखिए, 2 बच्ची है आपके कक्षा में, आपके दो व्यक्ति हैं, 2 बच्ची है, दोनों व्यक्ति को आपने एक ही समस्या समाधान करने के लिए दिया है। अगर वो दोनों अलग अलग रूप में नहीं कर पाते, अगर वो दोनों आपस में मिलते हैं तो कुछ एक बच्चे की सहायता से दूसरे बच्चे बेहतर रूप से कर लेते हैं, पर फिर भी एक बच्चा उसमें पीछे रह जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो संज्ञानात्मक स्तर का अंतर यहाँ पर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायोगस्की के अनुसार किस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से सीखता और उसे वह सीख भी लेता, इसके लिए वह चिंतन नहीं करता? सहजावस्था, अकेंद्रीय अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक अवस्था।
वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसा कौन सी अवस्था है? ऑप्शन आपके सामने पूछा गया है, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जब वाइगोत्स्की वाली क्लास हमने पढ़ा रहे थे आपको, तो धीरे धीरे याद रखिए, धीरे धीरे और आराम से सीखता है। वह सीख भी लेता है, इसके लिए वह चिंतन बिल्कुल भी नहीं करता। लगातार वो अगर धीरे धीरे सीखता है तो सहजावस्था मतलब सहज सहज से क्या करके वो सहज 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 रूप में वो ये चीज़ें सीख लेता है। ऑप्शन में ही आंसर है आपके। बाल केंद्रित शिक्षा में ध्यान रखा जाता है बालक की रुचि का, बालक की क्षमताओं का, बालक की दैनिक समस्याओं का, उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा में ध्यान रखा जाता है तो किसका ध्यान रखा जाता है? चलिए राइट आंसर आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा करेंगे, चाइल्ड सेंट्रेड इसको बोलते हैं, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आज के जो समय में बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। पहले जो था वो टीचर सेंट्रेड था, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली था। लेकिन आज जो हम शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और उस पर हम अमल कर रहे हैं वो छात्र केंद्रित शिक्षा है, यानी बाल चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन है। इसमें क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? बालक की रुचि का ध्यान रखेंगे, क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या वो सीखना नहीं चाहते हैं। बालक की क्षमता और बालक के जो स्तर है, लेवल है, वो कितने बेहतर लेवल है। हो सकता है अगर उसे मान लीजिए वो डिवीज़न पढ़ने लायक है तो उसे आप माइनस प्लस पढ़ा रहे तो उसकी तो क्षमता का दुरुपयोग हो रहा है। अगर बच्चे माइनस प्लस पढ़ने के डिज़र्व करती है तो उसे अगर डिवीज़न पढ़ा रहे तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है। तो उसकी क्षमता के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। बालक की दैनिक समस्याओं को समाधान करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं है? फिर नेगेटिव वाले क्वेश्चन। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बुद्धि अर्जित होती है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। देखिए ये तो है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी सही है। बुद्धि अर्जित नहीं की जाती है, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन में जो सही हो गलत होगा उसी को हम सही करते हैं। सुनील हेन का उच्चारण साफ साफ करता है, पर हैन ध्वनि ग्राम है, रूप ग्राम है, अधिग्राम है, मात्र संवेकी व्यक्तिगत है। ध्वनि क्या है? मात्र एक रूप ग्राम है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मात्र एक रूप ग्राम है। यहाँ पर हैन की अगर बात की गई तो सिर्फ एक रूप ग्राम के रूपों में आता है। सुनील जो कि सरकारी विद्यालय के एक शिक्षक है, अपनी कक्षा में गणित विषय पढ़ाते समय बालकों पर ज़्यादा समय देते हैं, बल्कि बालिकाओं की अपेक्षा उनकी सोच से पता चलता है। बालिकाएं गणित में कम रुचि रखती हैं। बालिकाएं गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाती। बालिकाओं के प्रति शिक्षक के नम में कोई पूर्वाग्रह है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होंगे आपके? ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन मिसिंग है, मुझे अभी भी इस क्वेश्चन पर डाउट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। हाँ सी तो सही होगा, कैसे डाउट है? चलिए एक बार डिटेल में कर लेते हैं। सुनील एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, अपनी गणित की कक्षा को पढ़ाते हैं। बालकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बालिकाओं पर नहीं। तो ये पूर्वाग्रह है, उसके मन में ये विचार फिक्स हो गया है कि बच्चे गणित में जो लड़के होते हैं वो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं और लड़कियां नहीं सीख पाती। यह पूर्वाग्रह है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल्य
मूल्यांकन क्या जाना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चे की उपलब्धि का पता चलेगा, इससे बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान का पता चलेगा, शिक्षकों को उपलब्धि का पता चलेगा। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ये बात आपसे पूछा है, तो सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन क्यों करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चे की ज्ञान का स्तर का पता चलता है, बच्चे इस कितने उस रूप से सीख रहे हैं। मुझे लगता है एक क्वेश्चन हमने छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 12 वाला, ठीक है। चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बालक की मनोवृत्ति का पता उसके डैश से चलता है, व्यक्तिगत से, बुद्धि से, उपलब्धि से, व्यवहार से। किससे चलता है, उसके व्यवहार से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से इनमें से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का उदाहरण नहीं है, मतलब नेगेटिव वाले क्वेश्चन, 3 ऑप्शन सही और 1 ऑप्शन गलत। एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का उदाहरण नहीं है, तो ये सभी वस्तु एक शब्द वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, मिलान करने वाले ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सत्य और असत्य ट्रू या फॉल्स ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, मतलब ये सभी ऑब्जेक्टिव वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन वंचन का प्रभाव नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास में कमी, अभिप्रेरणा में कमी, शैक्षिक उपलब्धता का स्तर कम होना, अभिवृत्ति का सकारात्मक होना। ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर यहाँ पर, अभिवृत्ति का सकारात्मक होना। जब कोई बालक यह सोचता है कि उसके अमुक कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी, तो बैंडूरा, तो उसके अनुसार व्यक्ति में क्षमता प्रत्याशा उच्च है, परिणाम प्रत्याशा उच्च है, आत्म क्षमता तीक्ष्ण है, आत्म प्रत्याशा तीक्ष्ण है। राइट आंसर क्या होगा, अपने बताइए। जब कोई बालक यह सोचता है कि उसके अमुक कार्य में सफलता निश्चित है, जब वो कोई कार्य करता है तो उसमें 100% वहाँ पर 100% उसको सफलता मिलता है। ये बैंडूरा का कौन सा अनुसार है, क्षमता प्रत्याशय का उच्च, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रश्मि और मोहित अपने माता पिता की जुड़वां संतान है, उन्हें रखा जाएगा। एकांकी जुड़वा बच्चे में हमने ई वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा के रखा है, आप 1 सेकंड में इसका राइट आंसर देंगे। भातृ जुड़वा बच्चे भाई बहन की सामान्य श्रेणी में, इनमें से वो किसी भी श्रेणी में नहीं। देखिए रश्मि क्या है, रश्मि और मोहित माता पिता के जुड़वा बच्चे, तो इसे भातृ श्रेणी में रखेंगे, एकांकी में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रखेंगे। आप एकांकी सोच रहे होंगे, एकांकी में नहीं, भातृ श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रंजीत आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है, वह इसके लिए मेहनत भी खूब करता है, और इसके अंदर किस प्रेरक की प्रबलता होगी, बाहरी वातावरण, संबंधन प्रेरक, उपलब्धि प्रेरक, अनुमोदन प्रेरक। रंजीत एक लड़का है, वो आईपीएस अफसर बनना चाहता है, वो मेहनत खूब करता है, उसके कौन से प्रेरक यहाँ पर होने चाहिए, ये चीज़ें। उपलब्धि, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस डिटेल में की गई है, क्या बनना चाहता है रंजीत, एक आईपीएस अफसर बनना चाहता है, तो उपलब्धि प्रेरक होगा तभी वो आईपीएस अफसर बन पाएगा। अंकिता की एक बुरी आदत है कि वह कुछ शेष औषधि खाकर अपने व्यवहार में इतना अधिक सार्थक परिवर्तन ला देता है कि देखने वाले लोग भौचक्के रह जाते हैं। अंकिता के व्यवहार में इस परिवर्तन को कहा जाएगा निश्चित, निश्चित है, अनिश्चित है, आंशिक रूप से सहमत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा, पूर्ण सहमत है, पूर्ण असहमत है। देखिए आंशिक रूप से सहमत है व्यक्ति, जो कोई अंकिता हो या मोहन सोहन, जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे हैं, कोई औषधि यानी कोई चीज़ें, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, कोई चीज़ें खाने के बाद अपने आप को वो सार्थक रूप से कुछ परिवर्तन करते हैं, तो आंशिक रूप से सहमत इसमें होंगे, इसमें परिवर्तन होते हैं। मैस्लो द्वारा दिए गए अभिप्रेरणा के सिद्धांत का नाम है आवश्यकता का सिद्धांत, अनिवार्यता का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, उपरोक्त में से
कोई नहीं। मैस्लो का निम्न में से दिया गया कौन सा सिद्धांत आपके सामने यहाँ पर रखा गया है? देखिए, मैस्लो महोदय के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर वहाँ सी दिया था, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में दो शब्द हैं, सतत और व्यापक दो शब्द से मिलकर बना है सतत, कंटिन्यू एंड ब्रॉड। सतत व्यापक मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में किस मूल्य का प्रयोग नहीं किया जाता? आज के समय में कौन से ऐसे मूल्य हैं जिसको प्रयोग नहीं किया जा सकता? निदानात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, संकलनात्मक। राइट आंसर बताइए। आज के समय की अगर हम बात करें तो ये नहीं किया जाता। निदानात्मक करते हैं, रचनात्मक करते हैं, संग्रहणात्मक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साहित्य की गलत लिखावट लिखने में योग्यता की कमी है, यह कमी साहित्य के किस क्षण की ओर इंगित करती है? देखिए, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, यानी जो आपके डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर वाली क्लास आपने देखे होंगे, अधिगम अक्षमता वाली क्लास अगर आपने रेगुलर रूप में मतलब अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो इन क्वेश्चनों को आप बारीकी से कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन तो आपको 100% आने ही आने हैं एग्जाम में, ये याद रखेंगे। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, डिसग्राफिया। देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, किसकी बात की गई है? गलत लिखावट की, तो डिसग्राफिया। ग्राफ लिखने का मतलब होता है ग्राफ, किस में मतलब लिखने का मतलब होता है ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बालक में अधिगम निर्योग्यता है यानी डिसऑर्डर है तो वह ऐसे बालक की प्रगति का निरीक्षण किस अवधि के अध्ययन द्वारा किया जाना उपयुक्त होगा? प्रश्नोत्तर विधि, संरचनात्मक विधि, केस अध्ययन विधि, व्यवहारात्मक विधि। कौन सा विधि का यहाँ पर उपयुक्त अध्ययन किया जाएगा? चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अधिगम निर्योग्यता की बात की गई है तो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, केस अध्ययन विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? केस अध्ययन विधि। इनमें से कौन सा कथन निगम विधि के लिए सही नहीं है? यानी नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया गया है तो तीन ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, इस विधि में नियम पहले बताया जाता है फिर उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट की ओर निम्न में से विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अच्छी तरीके से आगमन विधि निगमन विधि के हमने लेक्चर क्लास कर दिया है। अच्छी तरीके से आगमन विधि निगमन विधि आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि बेहतर रूप में आप इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़िए। और नोट्स अगर आप क्लियर रूप से अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमने पहले भी नंबर आपको बताया, नोट्स के लेने के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको बारीकी से डिटेल में आपको पढ़ाया गया है किताब के अकॉर्डिंग के बाहर। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए निगमन विधि की बात करते हैं। तो इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बिल्कुल भी गलत। सॉरी, उदाहरण तो दिया जाता है लेकिन आगे यहाँ पर नहीं लिखा गया, उदाहरण दिया जाता है, ये सही है। सामान्य से विशिष्ट को नहीं, ये गलत है। विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति गलत हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले उदाहरण दिया जाता है, सही होगा। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है निगमन विधि में। निष्कर्ष निगमन विधि में निष्कर्ष भी निकाला जाता है, हमने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग माध्यम के बताया था। एक शिक्षक के लिए उनकी शिक्षण कुशलता महत्वपूर्ण होती है। इस शिक्षण कुशलता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात आती है? छात्रों से शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहना, प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर प्रस्तुत करना, संप्रेषण में कुशलता, उपयुक्त में से सभी। एक शिक्षक के लिए उनकी कुशलता का महत्वपूर्ण होती है, उसकी जो कुशलता क्रिएटिविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुशलता का जो बात होती है वो प्रश्न कक्षा के दौरान शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहना, ये भी ज़रूरी है। प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर प्रस्तुत करना, ये भी सही है। संप्रेषण में कुशलता यानी आप जो बोल रहे हैं बच्चे उसे समझ रहे हैं, आप बच्चे जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप भी उसे समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, बच्चे लोकल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, तो अब संप्रेषण कौशल भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे।
कोहलर का सिद्धांत लाभकारी है गणित और विज्ञान के विषय के लिए, संगीत विषय के लिए, इतिहास विषय के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। कोहलर महोदय के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। कोहलर महोदय के लिए हमने डिटेल में लेक्चर क्लास आपको बताए हैं, नोट्स में भी दिया हुआ है। दोनों में से एक चीज़ अगर आपने किए होंगे तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको इजी में बता पाएंगे आप। देखिए, कोहलर वो तर्क वाली विधि है, क्या है, लॉजिक लगाते हैं। कोहलर क्या लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, यानी तर्क के माध्यम से बात करते हैं। अगर आप तर्क के माध्यम से बात करें तो गणित और विज्ञान ये तर्क वाली विषय हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे समझे हो गया। जब कोई बालक आम के फल को देखता है तो वह उसके रंग, आकार तथा उसमें लगी कुछ पत्तियों को अलग से न देखकर सभी को एक साथ देखता है। ऐसा संभव हो पाता है अंशपूर्ण मनोवृत्ति के कारण, प्रत्यक्ष मन संगठन के कारण, एकिक समाकारकता के नियम के कारण, सूझ के कारण। राइट आंसर बताइए। देखिए, जब कोई बच्चा आम को देखता है, उसके सभी चीज़ों को देखता है प्रत्यक्ष के कारण, क्योंकि वो एक ही जगह आम यहाँ पर बने होते हैं तो वो सभी चीज़ें एक ही जगह आपके हो जाते हैं। चेकिंग किससे कहते हैं, कहा जाता है, एक स्मृति प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। एक स्मृति प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मिलाकर एक उच्च क्रम इकाई बनाया जाता है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा स्मृति को उन्नयन बताया जाता है। एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा प्रत्यवहन प्रत्यवहन को उन्नत बनाया जाता है। अगर हम चेकिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। एक स्मृति प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मिलाकर एक उच्च क्रम इकाई बनाई जाती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा किस प्रकार से मदद करती है, सीखने की रुचि उत्पन्न करता है, एक दिशा में कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है, स्मृति को ताज़ा बनाता है, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा किस रूप में मदद करता है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा सबसे जो इम्पोर्टेंट मदद करता है वो सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, आपको रुचि यहाँ पर उत्पन्न करने में मदद करती है। इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, छात्र सर्वदा सत्य बोलते हैं, शिक्षक ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या पूर्ण रूप से सत्य है, आपके सामने ऑप्शंस और सिंपल अच्छे सहज रूप वाले क्वेश्चन है। छात्र ज़्यादा सर्वदा सत्य बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिक्षक झूठ बोलते हैं और छात्र हमेशा सच बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शिक्षक ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी कभी विद्यार्थी इससे अच्छे बुद्धिमान हो जाते हैं। लड़कियां कम बुद्धिमान होती है, ये भी छात्र लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज 30 में से कितने क्वेश्चन को किया, आपने 30 क्वेश्चन किया, आपको 30 में से मिनिमम 25 करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नोट्स के लिए नंबर बता दें, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।